हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा। ये लेक्चर है जीएस 2 के लिए और हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक्स हैं जीएस मेंस और मेंस इन 300 टॉपिक्स दोनों के लिए। तो हम आज पढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के कुछ टॉपिक्स। तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहाँ हैं, कुछ और आई विल ऐड। तो इसको एक बार सिलेबस में देखते हैं ये आता कहाँ कहाँ है। सिलेबस में सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में आता है, इवोल्यूशन में ऑब्वियसली सब कुछ इसमें आ ही जाता है। देन इसको आप थोड़ा बहुत अगर देखना चाहो तो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन स्टेट्स में भी आएगा, फेडरल स्ट्रक्चर के इश्यूज और चैलेंजेस क्या हैं इस पे भी आएगा। ये जो पार्ट लिखा हुआ है डिवॉल्यूशन, ये लोकल लेवल और उनके चैलेंजेस के लिए लिखा हुआ है। देन इसके बाद जो आएगा पॉइंट नंबर 5, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसमें मेनली आएगा पावर्स एंड प्रिविलेज और इनके जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करेगा। उसके बाद आई डोंट थिंक ये कहीं भी आता है। तो आपने ये देखा होगा कि रोल ऑफ गवर्नर हर साल न्यूज़ में रहता है। ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ गवर्नर हर साल न्यूज़ में रहता है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, रिसेंटली JNK की जो स्टेट असेंबली डिसॉल्यूशन हुई थी और फाइनली तो खैर JNK का स्टेट का ही डिसॉल्यूशन हो गया। उसमें रोल ऑफ गवर्नर एक इम्पॉर्टेंट की स्टोन था। उसके बाद ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम JNK के केस में हुआ था, बिहार असेंबली के केस में, और आजकल आप कई बार सुनते रहते हो, कई बार मेघालय में हो गया, कर्नाटका में हो गया, गोवा में हो गया। रोल ऑफ गवर्नर हमेशा ही क्वेश्चन में रहता है। तो जब भी आप मेंस की तैयारी करोगे तो रोल ऑफ गवर्नर के बारे में आपको बियॉन्ड लक्ष्मीकांत या बियॉन्ड DD बसु इनके अलावा आपको पढ़ना ही होता है। तो ये टॉपिक देखते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबलीज़, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना चाहिए, न्यूज़ में क्यों है, रीजंस फॉर डिसॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इस चीज़ के बारे में क्या हो सकते हैं, देन इश्यूज़ क्या हैं, जो डिसॉल्यूशन पावर्स हैं उनके इश्यूज़ क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, और कंक्लूजन भी हम देखें। गवर्नर का जब रोल एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये क्या होता है कि हर साल न्यूज़ में होता है। आपको जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वाई इन न्यूज़, अभी रिसेंटली जो कॉन्टेक्स्ट है वो JNK का है। एक जो फॉरएवर कॉन्टेक्स्ट जो हमेशा आप लिख सकते हो, बिहार स्टेट असेंबली का डिसॉल्यूशन 2005 में हॉर्स ट्रेडिंग के बेस पर कर दिया गया था। तो आप उस साल की न्यूज़ को इंट्रो में लिखो, दैट विल बी फाइन। और बाकी सब ये रीज़न कभी नहीं चेंज होने वाले। वे फॉरवर्ड में डॉक्टर S सरकार या MM पुंसी और ये स्टेट का सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, लाइक रामास्वामी केस हुआ, बोमई केस हुआ, तो ये केसेस तो फॉर एवर रहने वाले हैं। आप कोई भी अटेम्प्ट की तैयारी करो, आज से 20 साल बाद भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको इंट्रो बस वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। यही मेंस इन 300 टॉपिक्स की जो कोर्स की रेलेवेंस है वही रहेगी। आप किसी भी अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दो, सिर्फ आपको उस साल की न्यूज़ ऐड करनी है। तो देखते हैं रोल ऑफ गवर्नर। JNK गवर्नर ने लास्ट ईयर, अभी तो स्टेट डिसॉल्व हो गया, लेकिन स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया था जब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में समर्थन वापस हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि हम खुद ही गवर्नमेंट बना लेंगे। तो मेजॉरिटी तो थी नहीं, तो वहाँ पर गवर्नर ने डिसॉल्व कर दिया। क्वेश्चन किया गया कि कैसे डिसॉल्व कर दिया, लेकिन वो एक अलग चीज़ थी। बिहार स्टेट असेंबली में भी जो वहाँ के गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो इस वजह से हम करप्शन रोकने के लिए असेंबली को डिसॉल्व कर दे रहे हैं। तो कोर्ट ने बाद में उसे खारिज भी कर दिया था कि आप कैसे ये कह दे रहे हो कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, करप्शन हो रही है। तो रीज़न फॉर डिसॉल्यूशंस गवर्नर क्या देते हैं? पहला रीज़न तो है कि एक्सटेंसिव हॉर्स ट्रेडिंग होती है। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग आप समझते हो, घोड़ों की खरीद फरोख्त। तो यहाँ घोड़ों से मतलब है MP और MLA से लेके, जो आजकल आप जानते हो मोटा भाई जिसके लिए फेमस या फिर नोटोरियस है। तो ठीक है, मोटा भाई जैसे ही फ्री होते हैं तो अपना झोली जपली लेके चल देते हैं कि चलो भाई अब घोड़े कम हो गए तो कहीं और से खरीद लाते हैं। आजकल राजस्थान में ये चीज़ दिख रही है, कुछ दिन पहले MP में दिखी, मेघालय, उत्तराखंड, पूरी कंट्री में ही दिख रही है। इससे पहले कर्नाटका में भी हमने देखी। तो एक्सटेंसिव हॉर्स ट्रेडिंग, ऑल्दो आई एम ह्यूज फैन ऑफ मोटा भाई। मोटा भाई आप जानते हुए कमेंट में लिख के बता दो। तो एक्सटेंसिव हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, पहला तो ये रीज़न दिया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं, आपने देखा होगा अपोजिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनती हैं और ये स्टेबल नहीं होंगे। आपने JNK में देखा था, ठीक है, PDP और BJP। कर्नाटका में देखा कांग्रेस प्लस JDS। अभी देखो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। तो तीन अलग अलग ये इस कॉर्नर में जा रहे हैं, इस कॉर्नर में, सबकी आइडियोलॉजी अलग है, सबका सपोर्ट बेस अलग है, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर मोटा भाई बना लेंगे गवर्नमेंट। तो फिर मजबूरी है हमारी कि बस मोटा भाई को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम सरकार बना सकते हैं। हालांकि कई जगह मोटा भाई खुद यही काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी। हाँ, एग्ज़ाम में आपको मोटा भाई और इन सब के बारे में नहीं लिखना है।
फेकू और पप्पू जी के बारे में नहीं लिखना होता। तो ये मूव है अल्टीमेटली जो डिसोल्यूशन कर दिया जाता है हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग ऑन पेपर तो होती नहीं है। अपोजिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगर सरकार बनाने के लिए साथ में आ गई, इसका मतलब लोग चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज चाह रही है कि दोबारा इलेक्शन ना हो, दोबारा खर्चा ना हो, तो हम तो डेमोक्रेसी बनाना चाह रहे हैं जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है। लेकिन वहाँ एक गवर्नर आए जो कि सेंटर के एजेंट थे, उन्होंने आके डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कर दी और संविधान आ गया खतरे में। फिर कहना पड़ता है कि बिक गई है गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम इस बारे में देखते हैं डिसोल्यूशन के बारे में क्या है। पहली चीज़ तो आर्टिकल 172 जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है, उसमें ये कहा गया है कि जब तक कि डिसॉल्व ना हो जाए तब तक स्टेट असेंबली 5 साल तो चलेगी। JNK के लिए आई थिंक ये 6 ईयर्स था। आर्टिकल 174 का 2B ये कहता है कि जो गवर्नर है वो ही डिसॉल्व कर सकता है जब उसका मन करे, लेकिन मन करे वो कैसे करेगा, दैट थिंग इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब किन कंडीशंस पे वो डिसॉल्व करेगा वो कंडीशन नहीं बताई गई, बस ये बता दिया कि गवर्नर डिसॉल्व कर लेगा। इसके अलावा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, तो आपको हमेशा से पता है, आर्टिकल 356। देखो मार्क्स लाने हैं तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आपको रटने पड़ेंगे, ये तो सबको पता है 356। हालांकि आई एम वेरी श्योर कि आपको 356 और 365 इनमें डिफरेंस नहीं पता होगा। 352 इफ़ यू नो द डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आर्टिकल 356 कहता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट हो गया तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अगर गवर्नर ने रिकमेंड कर दिया तो प्रेसिडेंट क्या करे, या तो खुद ही पावर्स एज्यूम कर लेगा स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस की, मतलब खुद ही स्टेट की गवर्नमेंट बन जाएगा, या फिर वो पावर्स पार्लियामेंट को दे देगा कि अब स्टेट का काम जो था पार्लियामेंट करेगी, हम नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट 2 काम कर सकता है, मतलब या तो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाए, ठीक है, मतलब एक तरह से हेड ऑफ द स्टेट का काम है, आज से मैं ही आपका राजा हूँ। दूसरी चीज़, मैं नहीं पूरा डेमोक्रेसी, बट आप सेंटर स्टेट रिलेशन की जो बात है वहाँ आप डिसॉल्व कर दे रहे हो, ठीक है। JNK के जो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर प्रोविज़न देखें स्पेसिफिक, हालांकि आपको रटने की नीड नहीं है, इस साल एग्ज़ाम में पूछेगा ये क्वेश्चन JNK से रिलेटेड एनीवेज, तो वहाँ लिख देना JNK का 92 और सेक्शन 52 थे, वो इन्वोक करके ये डिसोल्यूशन किया गया, वहाँ गवर्नर को इतनी पावर दी जाती। इश्यूज़ क्या हैं डिसोल्यूशन से, डिसोल्यूशन कर दो कोई इशू नहीं है। पहली चीज़ जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 174 2B में ये कहा है कि गवर्नर कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में तो चुप है, उसने गांधी जी के तीसरे बंदर की तरह साइलेंस मान ली कि कब और कैसे, किन सर्कमस्टांसेस में हाउस डिसॉल्व हो सकता है, ये चीज़ डिफाइन नहीं की गई है। तो अब ये बहुत ही वेग क्राइटेरिया हो जाता है, ऑब्जेक्टिव के बदले सब्जेक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आपको डिफरेंस पता होगा, प्रीलिम से ऑब्जेक्टिव, मेन से सब्जेक्टिव। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव, हो रही है मतलब हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। वेदर प्लेजेंट है, ठीक है, सुहावना मौसम है। अरे यार मुंबई वालों से पूछो ना बारिश में क्या ऐसी तैसी होती है, ठीक है। तो बारिश हो रही है डजेंट मीन कि जो वेदर है वो प्लेजेंट है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, पॉलिटिकल रीज़न से डिसोल्यूशन होते हैं। पॉलिटिकल रीज़न कैसे होता है, देखो गवर्नर क्या कहता है कि ये जो अलायंस बनाया गया, जैसे एक यहाँ पर महाराष्ट्र में देखो, या इनफैक्ट JNK का केस ही देखो, एक यहाँ की आइडियोलॉजी है, एक यहाँ की आइडियोलॉजी, दोनों का कभी कोई मेल जोल नहीं हो सकता, फिर भी एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस बनाया गया। तो गवर्नर ये क्लेम नहीं कर सकता कि क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक वो है, अलायंस है, इस वजह से हम इसे डिसॉल्व कर देंगे, आप ये नहीं कर सकते। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि इस वजह से गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाएगी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बाय गवर्नर, ये तो कतई मिसिंग है। अगर आप देखो पोस्ट रिटायरमेंट पैकेज, ऑब्वियसली अब भगत सिंह कोश्यारी कैसे गवर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट हर गवर्नमेंट जो सेंटर में होती है वो अपनी पार्टी के गवर्नर्स बिठा देती है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये रिटायरमेंट पैकेज फॉर पॉलिटिशियन है। तो इसमें क्या होता है, ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी कैसे होगा, GS4 में ये टॉपिक है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। तो वहाँ पे जो गवर्नर्स का रोल है कि आपको पॉलिटिकली किसी पार्टी से अलाइन नहीं होना था, लेकिन वो सेंटर की आइडियोलॉजी से अलाइन हुए। देखो जब हम GS4 पढ़ते हैं तो वहाँ 3 टर्म्स होती हैं, एक होती है न्यूट्रलिटी, एक होती है नॉन पार्टिजनशिप, और एक चीज़ होती है इम्पार्शियलिटी। आई थिंक देखो GS4 में मैं आपको बता ही देता हूँ क्या है। देखो अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ में 2 टर्म्स लिखी हुई हैं। कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, उनमें लिखा हुआ है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप। तो अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें, यहाँ देखते हैं
इम्पार्शियलिटी, दोनों तीन टर्म बहुत सिंपल दिखती हैं, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी और नॉन पार्टिजनशिप। तो न्यूट्रलिटी की हमने बात की कि गवर्नर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं बता रहा है। देखो, न्यूट्रलिटी नॉट टेकिंग साइड इन एनी कंट्रोवर्सी। सपोज दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे का सर्वर फोड़ दिया, आप चुपचाप बैठे हो, खड़े हो, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती की मूवी में क्या होती, जनता न्यूट्रल रहती थी, कुछ नहीं करती थी, लोग पिट रहे हैं और मिथुन चक्रवर्ती चिल्ला रहा है बट लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, तो दैट इज न्यूट्रलिटी, यू आर नॉट टेकिंग एनी साइड। इम्पार्शियलिटी क्या होती है, यू हैव टू एक्ट, आपको जजमेंट देना पड़ता है। न्यूट्रलिटी में आपको चुपचाप रहना है, आपको जजमेंट नहीं देना है। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या एक जज इम्पार्शियल होना, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए सिविल सर्वेंट की वैल्यू, ठीक है, सिलेबस में यही है ना, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। तो एक जज की जो वैल्यू है वो इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। तो आंसर इज न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए। एक जज कांट बी न्यूट्रल, जज को कहीं ना कहीं मेरिट ऑफ द केस पर डिसीजन लेना पड़ेगा, मेरिट ऑफ द केस देखेगा और बिना कोई ओपिनियन या बायसेस रेफरेन किए हुए बेस्ट एविडेंस बेस्ड नॉलेज को लेकर डिसीजन देगा। तो गवर्नर से यहाँ पर इम्पार्शियलिटी तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन एटलीस्ट न्यूट्रलिटी तो एक्सपेक्टेड है ही ना, कि आप कुछ तो करो। और नॉन पार्टिजनशिप भी एक बार देख लेते हैं, ये टर्म का क्या मतलब है। पार्टिजन मतलब पार्टी, आप किसी पार्टी से या पॉलिटिकल ग्रुप से एसोसिएटेड नहीं हो। अब गवर्नर ने क्या किया, ये तीनों ही वैल्यूज़ की ऐसी तैसी कर दी, ठीक है, इम्पार्शियलिटी की भी, न्यूट्रलिटी की भी और नॉन पार्टिजनशिप की। सो दैट इज़ हाउ कि आप GS4 के पेपर को GS2 में यूज़ कर सकते हैं और GS2 के पेपर को GS4 में यूज़ कर सकते हो। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आपके लिए यहाँ जस्ट एक टर्म है, बट दिस इज़ वेरी क्रिटिकल टर्म। तो यहाँ पर पोस्ट रिटायरमेंट पैकेज हो गया, बिहार स्टेट असेंबली डिसोल्यूशन जो 2005 में हुआ था, उसको इलीगल और मेलाफाइड बता दिया गया था हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जब आप क्वेश्चन लिखते जाते हो, जैसे कि मैंने बताया, ये जो नोट्स हैं ये ऐसे हैं, आप एग्ज़ाम में सीधे छाप के आ सकते हो। तो हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर यही होगा, सीधे क्वेश्चन यही आएगा, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नर इन डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, बता दो, ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस देयर इन, या कैसे आप सॉल्व करोगे, व्हाट सजेशन यू डू यू प्रोवाइड। तो एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, ना कि वो 8 क्वेश्चन डेली वाली, मतलब कुछ भी करो। सरकारिया कमीशन ने क्या कहा था वे फॉरवर्ड के लिए, MM पुंची कमीशन ने क्या कहा था, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। 3 बेटर सजेशन। एक तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप सजेशन दे सकते हो कि हाँ इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फलाना ढीम का ये, बट ये वो सजेशन हैं जो आपको एग्ज़ाम में दूसरों से आगे खड़ा करते हैं। मैन को बॉयज़ से डिफरेंशिएट करते हैं और एक वुमेन को गर्ल्स से डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम सरकारिया कमीशन की बात कर लेंगे, MM पुंची कमीशन की बात कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बॉम्बे जजमेंट की बात कर लेंगे, रामेश्वर प्रसाद केस की बात कर लेंगे और उन फालतू पॉइंट्स की बात कर लेंगे जो आप दे के आते। तो वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस तो होने ही चाहिए। सरकारिया कमीशन ने क्या कहा था कि स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व तो करो, लेकिन पार्लियामेंट का अप्रूवल हमें चाहिए, मतलब गवर्नर का से नहीं होनी चाहिए। गवर्नर का मन किया आज कि चलो आज कुछ नहीं है काम, तो चलो थोड़ा सा कुछ तूफानी करते हैं, तो हमने कहा आज स्टेट असेंबली डिसॉल्व कर दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पार्लियामेंट को पूछो। दूसरी चीज़, जो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डेड हॉर्स, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था ना कि इसका मिसयूज़ बहुत होगा, तो वो चीज़ सामने दिख ही रही है। तो इसका यूज़ आप कभी कभी करो, मतलब जब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी आ जाए तभी करो। साथ में एक चीज़ और कर लो भैया, इलेक्शन हो गए हैं, आपको पता है इलेक्शन कितने खर्चीले हैं, ठीक है, तो एक बार ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट तो एक बार एक्सप्लोर कर लो कि क्या सरकार बन सकती है, ठीक है, मोटा भाई के साथ बन सकती है, मोटा भाई के बिना बन सकती है। आपको ये जान के मज़ा आएगा कि एक जगह कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था नॉर्थ ईस्ट में। कैन यू राइट दैट नेम इन कमेंट्स। आई थिंक ये जो 3 M है, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, इनमें से एक जगह था, ये 2-3 साल पहले की बात है। तो बचा क्या, वही कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ आप एक बार देख लो, सरकार बन सकती नहीं। देन MM पुंची कमीशन, इन्होंने कहा था कि गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस फॉलो करनी चाहिए अगर हंग असेंबली हो गई। लेकिन दिक्कत यही है, इन्होंने भी जो कहा कॉन्स्टिट्यूशन की फॉलो करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसे कोई अच्छे खासे प्रोविजंस हैं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेग। देन इन्होंने कहा एक लोकलाइज्ड इमरजेंसी का प्रोविज़न लाओ, ये एक स्पेशल प्रोविज़न है जो सिर्फ और सिर्फ MM पुंची ने कहा है। तो इन्होंने ये कहा कि सेंटर
इस इशू को लोकल लेवल पर हैंडल कर सकती है, टाउन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विलेज लेवल पर, ठीक है। और आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी। अब इनका जो ये रिकमेंडेशन है ये काफ़ी डीप है, बट आप इसको फिलहाल रट लो। अगर आपका ऑप्शनल है पब एड या फिर PSIR तो ही इसकी डेप्थ में जाओ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें, बोमाई जजमेंट तो आपको पता ही है 1994 का, ठीक है। इन्होंने कहा फ्लोर टेस्ट करो, चेक कर लो मेजोरिटी है कि नहीं, ठीक है। तो बस बाकी ठीक है, अगर फ्लोर टेस्ट में आप पास होते हो तो ठीक है। हॉर्स ट्रेडिंग आप कैसे जस्टिफाई करोगे। और दूसरी चीज़ है आर्टिकल 356 इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और इसको वाइजली यूज़ करो, ना कि पॉलिटिकल गेन के लिए। लेकिन दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ इससे चलती है, पॉलिटिकल गेन चाहिए, फाइन। तो इसके बाद रामेश्वर प्रसाद केस 2006 में जो बिहार स्टेट असेंबली 2005 का डिसोल्यूशन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिस इज़ इलीगल एंड मेलाफाइड। गवर्नर है वो आपके पोस्ट पोल अलायंसेस को ऑल टुगेदर तो बंद नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कांग्रेस और JDS ने गवर्नमेंट बना ली तो यू कैन नॉट स्क्रैप दैट कि भैया ये सरकार अनस्टेबल है। साथ में ऐसे क्लेम्स जो कि हॉर्स ट्रेडिंग या करप्शन की बात करते हैं उनको आप असेंबली डिसॉल्व करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ आपको लिखना हो, आप कचरा जो आप अपना आंसर राइटिंग करके, जो डेली का आंसर राइटिंग कर करके सीखते हो, तो यू कैन राइट, बट ये चीज़ें लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। नहीं लिखोगे तो फिर कहोगे हम तो मेंस में बहुत अच्छा आंसर लिख के आए थे, एग्जामिनर को हमसे पता नहीं क्या दुश्मनी थी, बीबी ने उसको सुबह पीट दिया तो नंबर नहीं दिए। अरे बीबी ने ना पीट दिया, तुमने भी तो पीट दिया यार, ठीक है। कंक्लूजन में लिख लो यार, रूल ऑफ लॉ, एविडेंसी, इंटीग्रिटी, नो पोस्ट रिटायरमेंट पैकेज, फलाना डिमका, जो लिखना हो लिख लो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर तो यू कैन सपोर्ट अस, यू कैन ज्वाइन अस, और आप फॉलो कर सकते हो। और जो आपको लगता है स्पेशली कि जो लोग न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो मेंस इन 300 सीरीज़ दिस इज़ हाईली बेनिफिशियल। एटलीस्ट आपको ये पता चलता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग अंडर द सन, ठीक है। ये नहीं पढ़ना होता है, क्या पढ़ना है वो न्यू अटेम्प्ट, जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लोग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। लेकिन जो लोग 2, 3, 4 अटेम्प्ट दे के एग्जॉस्ट हो चुके हैं और लाइफ से क्वेश्चन पूछते फिर रहे हैं क्या मैं ही CH हूँ, ठीक है, ये तो एक फालतू सा इंसान कैसे सेलेक्ट हो गया, तो उनको आप ये सीरीज़ रिकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।